नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं और ढेर सारी एसओपीज के बारे में बताया है, उसकी विस्तृत जानकारी भी दी है और बहुत सारे कमेंट भी पढ़े आपके, तो मुझे आशा है कि आप उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बट नाउ आज हम बात करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल की क्या एसओपी होती है। यानी आपको मैंने बहुत सारी एसओपी बताई, जैसे फिनिशिंग की एसओपी क्या होती है, स्टिचिंग की एसओपी क्या होती है, फैब्रिक क्या होती है, डाइंग प्रिंटिंग की क्या होती है, और वॉशिंग की क्या होती है, रिसीविंग की क्या होती है, पैकिंग की क्या होती है, ट्रिम्स एंड एसेसरीज की क्या होती है, स्टोर की क्या होती है। सारी एसओपीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं और आप उसे बहुत सारे साथी बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं। मैं उसको डेली पढ़ता रहता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उससे डेली सीख रहे होंगे। आप कभी भी कोई भी काम नाम के लिए मत कीजिए। अगर वाकई आप जिंदगी में सीरियस हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं, बड़ी पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, या कुछ उन्नत काम करना चाहते हैं, तो कोई भी काम नाम के लिए नहीं करना चाहिए। उससे समय भी बर्बाद होती है और पैसा भी बर्बाद होता है। तो कोई भी काम अगर आपने धारणा बना ली कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है और ये काम करना है, तो आप उसके पीछे पड़ जाइए। यानी कि उसके हर रास्ते को तलाश करना और उस पे निरंतर करेक्शन करना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ये ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी स्थिति आएगी जब आपको वो टफ प्रोफाइल बिल्कुल इजी नजर आने लगे। आप करके देखिए। तो आज हम बात करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल की क्या एसओपी होती है। ये जैसे आप एक क्यूए हैं या क्यूसी हैं या क्वालिटी मैनेजर हैं या क्वालिटी जीएम हैं या सीनियर क्वालिटी मैनेजर हैं या सीनियर क्यूए हैं या बाइंग ऑफिस में, तो एक क्वालिटी कंट्रोल यानी बेस तो क्वालिटी कंट्रोल का ही होता है। तो उसके लिए क्या एसओपी बनाई गई है, तो आओ साथियों उसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। लास्ट में मैं आपको ये पेपर अटैच कर दूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी लेंगे और हमारी बात से सीखेंगे भी। तो पहला, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मुख्य पार्ट है, जो बेस है, वो होता है फैब्रिक। तो पहला जो है, हमें फैब्रिक एसओपी को कंट्रोल करने की जरूरत है। फैब्रिक एसओपी पूरी तरह से यूटिलाइज हो और उसके अनुरूप कार्य हो रहा हो, ये होती है फैब्रिक एसओपी। नेक्स्ट जो आती है साथियों, अगर फैब्रिक आया तो उसको चेक भी करना है और साथ में उसका शेड लॉट भी बनाना है। शेड लॉट बना करके और उसको अप्रूवल के लिए आगे भेजना है मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट से। यानी कि जो भी है आपके यहाँ सीनियर एमएम हैं, मर्चेंडाइजर हैं, उनसे अप्रूवल कराएं या आगे जो भी प्रोसीजर है बाइंग ऑफिस में या लाइजन ऑफिस में अप्रूव कराने का, उसी प्रक्रिया को पूरा करें। इसको कहते हैं फैब्रिक एसओपी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ट्रिम्स एंड एसेसरीज की एसओपी। ट्रिम्स एंड एसेसरीज जितनी भी आई है उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो एक्यूएल के अकॉर्डिंग करना चाहिए, बट लॉ कहती है कि 10% एसेसरीज आर कंपल्सरी फॉर ऑडिट। अगर 100 पीस में आपने 10 पीस देख लिया तो 10 पीस देखने से आपको आइडियाज लग जाएंगे कि हमारा ट्रिम्स अच्छा है या नहीं अच्छा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो कैड रूम है, इसके बाद जो हमारे पास पैटर्न भी आ जाता है और पैटर्न की हम आरएनडी कर लेते हैं। उसके बाद हम जो कैड रूम से पैटर्न निकालते हैं और साइज वाइज उसको चेक करते हैं। अगर किसी प्रकार का अमेंडमेंट है तो उस पर हम ऐड ऑन करेंगे, या अगर रिड्यूस करना है, कुछ श्रिंकेज का चक्कर है, तो हमें रिड्यूस करने की भी जरूरत पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर पैटर्न मेकिंग और पैटर्न कंट्रोल। जो पैटर्न का साइज निकालते हैं हम, उसमें अभी अभी मैंने बताया
कि उसमें कुछ रिड्यूस भी करना पड़ता है, कुछ एड ऑन भी करना पड़ता है। यही होती है पैटर्न एंड R&D की SOP। आगे चलते हैं साथियों, कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जो नेचर वाइज लाइक्रा मिक्स होते हैं। जैसा कि मैंने फैब्रिक रिलैक्सेशन SOP के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी है कि फैब्रिक रिलैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो लाइक्रा या निट्स फैब्रिक पे लागू होती है। अगर हम किसी भी लाइक्रा मिक्स फैब्रिक को या निट्स फैब्रिक को एट ए टाइम आने पर ही तुरंत लेयरिंग करें और तुरंत उसकी कटिंग कर दें तो उसको वॉशिंग के बाद आप बहुत छोटा पाएंगे। यानी कि उसको रिलैक्स करना 48 घंटे, कम से कम 48 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा जितनी समय हो आपके पास 2 दिन 4 दिन रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर उसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस, यानी कि एम्ब्रॉयडरी जो होती है, आपने आर्ट वर्क का नाम सुना होगा, एम्ब्रॉयडरी का नाम सुना होगा, जिसे एम्ब्लिशमेंट कहते हैं, यानी सजावट। यानी सजावट की SOP पे भी पूरा ध्यान रखना है। हमारा खाका कैसा है, हमारा उसका पैटर्न कैसा है, हमारा डिजाइन कैसा है, हमारे डिजाइन का प्लेसमेंट कैसा है, जो स्टिच डेंसिटी है वो कैसी है, धागे का कलर कैसा है, इसके लिए भी हमें SOP बनाने की जरूरत है और SOP कंट्रोल करने की भी जरूरत है। साथियों, इसी प्रकार मैंने बहुत सारी SOP, करीब 25 किस्म की SOP बनाई है। और ये SOP बनाई क्या है, ये जो मैंने वर्क किया है, अनुभव लिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सांचा बनाया है। और आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ें और पढ़ करके आप इस पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की, मैं आपको सही बात बताता हूं, किसी एक क्षेत्र में आप जानकारी लेकर के किसी एक क्षेत्र का आप मास्टर बन सकते हैं, बट मैनेजमेंट करने के लिए, वो भी खासकर क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए, आपको हर क्षेत्र में नॉलेजेबल बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक क्वालिटी मैनेजर का, एक QA का जो वास्तव होता है, वो प्रोडक्शन से लेके, सैम्पलिंग से लेकर, फैब्रिक से लेके, एक्सेसरीज से लेके, वॉशिंग से लेके, रिसीविंग से लेके, पैकिंग से लेके, डिस्पैच से लेके, डाइंग प्रिंटिंग से लेके, हर क्षेत्र में उसको नॉलेजेबल होने की जरूरत है। यहां तक कि उसको फैक्ट्री के कंप्लायंस में भी नॉलेज देने और लेने की जरूरत है। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ा इजी होता है, बट एक क्वालिटी मैनेजर और एक क्वालिटी पर्सन, ये जॉब थोड़ा टफ होता है, इसमें ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो ये पेपर आपको बहुत काम आएगा। मैं इसको लास्ट में अटैच कर रहा हूं साथियों, और आप इसे स्क्रीन शॉट ले करके अच्छी तरह से इसको स्टडी कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप इससे बहुत फायदे। जैसा कि साथियों मैंने आपको बार बार एक से एक SOP के बारे में बताया और आप अच्छी तरह से उसको स्टडी भी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की SOP हो, सब जानकारी वाली बात है। सबको स्टडी करना और सबके दिशा निर्देश का पालन करना और लोगों से करवाना, ये ही होता है मेन पॉइंट। बट जहां तक अपने आप को आगे बढ़ाने की बात है, जहां तक खुद को अच्छे पोस्ट पे ले जाने की बात है, अच्छे प्रोफाइल पे वर्क करने की बात है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है साथियों। इसमें आपको हर तरह से तैयार होने की जरूरत है। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छी मेलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, आपका फैब्रिक में पकड़ अच्छा होना चाहिए, डाइंग प्रिंटिंग में अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका एम्ब्रॉयडरी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, साथ में एक्सेसरीज की रख रखाव और तथा शिपमेंट इंस्पेक्शन में क्या स्थिति है उसकी भी जानकारी का पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। इसी प्रकार से एक क्वालिटी पर्सन को, एक क्वालिटी मैनेजर को परफेक्ट मैन बनने के लिए, परफेक्ट ऑफिसर बनने के लिए
हर चीज में घुसना जरूरी है। जैसे कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि पैकिंग लिस्ट कैसे बनती है या पैकिंग लिस्ट कैसे चेक की जाती है, इंस्पेक्शन के क्या रूल होते हैं, कंप्लायंस कैसे की जाती है, टेक्निकल कंप्लायंस क्या है, एक सोशल कंप्लायंस क्या है, एक बिल्डिंग का कंप्लायंस क्या है, एक कस्टमर के दिशा निर्देश कैसे हम पूरी तरह से पारित कराएं कंपनी के अंदर, एक कम लागत में एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएं हम, समझ रहे हैं ना। ये क्वालिटी मैनेजर जो होता है 100% रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी की ग्रोथ में, यानी कि बायर और कंपनी के बीच की एक कड़ी होती है क्वालिटी मैनेजर यानी क्वालिटी टीम। अगर क्वालिटी टीम बेहद अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली उस कंपनी को आगे बढ़ने में देर नहीं लगेगी और कभी भी क्लेम आने की बहुत कम संभावना होती है साथियों। तो लास्ट में मैं ये पेपर अटैच करूंगा, आप इसको देखेंगे और स्टडी करेंगे और इससे बहुत फायदे लेंगे। बाय बाय साथियों, बाय बाय।